हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू साइकोलॉजी स्पेशल। और आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे आज की वीडियो के लिए, क्योंकि आज की वीडियो का जो टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम MPC 005 के ब्लॉक 1 की यूनिट 1 से। और आज हम पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो का, क्योंकि पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि पार्ट 1 में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी कि रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, रिसर्च की डेफिनेशन हमने देख ली थी, उसका इंट्रोडक्शन देख लिया था, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिसर्च, एक क्राइटेरिया क्या होता है अच्छी रिसर्च करने का, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं गुड रिसर्च के, तो ये सारी चीज़ें, और क्वालिटी ऑफ अ गुड रिसर्च, ये सब हम देख चुके थे। नाउ इन टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट रिसर्च प्रोसेस के बेसिक कंसिडरेशंस क्या होते हैं। जब भी हमें कोई रिसर्च करनी होती है तो उसमें हमें एक सिस्टमेटिक प्रोसेस फॉलो करना होता है, राइट। हम लोग को किसी भी रिसर्च में एक सिस्टमेटिक प्रोसेस फॉलो करना होता है, तो उसके बेसिक कंसिडरेशंस क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें कंसिडर करनी होती है to begin a research process. Okay, so first is the context of discovery. फर्स्ट हमारा कंटेक्स्ट ऑफ डिस्कवरी आता है, ये हमारा इनिशियल फेज ऑफ रिसर्च है। इनिशियल फेज मतलब सबसे पहला जो स्टार्टिंग का फेज होता है ना रिसर्च का, वो कंटेक्स्ट ऑफ डिस्कवरी ही है ऑफ द रिसर्च, ड्यूरिंग विच ऑब्जर्वेशंस की जाती है यहाँ पे, बिलीव, इंफॉर्मेशन एंड जनरल नॉलेज एक्सेट्रा लीड समवन टू कम अप विद अ न्यू आइडिया। इसमें क्या होता है कि हम कुछ चीज़ों को रिसर्च ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि कोई भी फिनोमिना चल रहा है हमारे एनवायरनमेंट में, या फिर जिस चीज़ पर हम रिसर्च करना चाहते हैं उस चीज़ को हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके लिए हम लिटरेचर्स पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। एंड बिलीव, नेक्स्ट चीज़ इज़ बिलीव कि हमें लगता है कि ऐसा होना चाहिए, या फिर हमें लगता है कि ये दोनों चीज़ें आपस में एसोसिएटेड होंगी, हमें लगता है कि ऐसा होता है वैसा होता है, ये सारी चीज़ें जो बिलीफ हैं वो। एंड द इन्फॉर्मेशन, हमें उस टॉपिक के बारे में प्रायर कोई भी इन्फॉर्मेशन पहले से होती है, राइट। क्योंकि ऐसे ही कोई सडन नया सा टॉपिक हमारे ब्रेन में नहीं आता है, हमारे माइंड में वही चीज़ें आती हैं जिसके बारे में हमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन पहले से हो, एंड जनरल नॉलेज अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, इन सारी चीज़ों को मिलाकर ही हम एक नए आइडिया के साथ आते हैं। हमें एक नया आइडिया आता है, हमें इस आइडिया को फॉलो करके एक रिसर्च करनी है। तो ये सारे जो आइडियाज़ हमारे पास आया, जो मेन आइडिया, वो हमारा इन्हीं चीज़ों की वजह से आया, क्योंकि हमने इतनी सारी ऑब्जर्वेशंस की हैं, राइट। नेक्स्ट हमारा जो सेकेंड पार्ट होता है इसमें, तो इसमें हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं। डिस्कवरी के लिए जो जितने भी चीज़ें हम कर रहे हैं, जितना भी काम कर रहे हैं, तो ये कैसे हो रहा है, इसमें रोल ऑफ थ्योरीज़ क्या है, थ्योरीज़ का क्या रोल है, हाइपोथेसिस का क्या रोल है, पैराडिग्म्स का क्या रोल है, तो वही हमें देखना है। सबसे पहले रिसर्च बिगिन विद द अजम्पशन ऑफ डिटर्मिनिज्म। तो रिसर्च जो है ना वो स्टार्ट ही होती है विद अजम्पशन। हम कुछ ना कुछ तो एज्यूम करके रखते हैं ना अपने माइंड में, बिना कुछ एज्यूम करे, बिना किसी चीज़ के हम कोई भी रिसर्च स्टार्ट नहीं कर देंगे। रिसर्च कोई खेल नहीं है जिसे स्टार्ट कर दिया आपके दिमाग में कुछ भी लिए बिना। खाली दिमाग जो है वो शैतान का घर होता है, राइट। तो दिमाग में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। अब शैतान से तो आप रिसर्च करवा नहीं सकते हो। तो आपके माइंड में जब तक कोई प्रायर नॉलेज होगी नहीं, जब तक कोई अजम्पशन नहीं होगी, जब तक आप कुछ सोच के नहीं बैठे हो कि ये जो क्वेश्चन मेरा निकला इसका आंसर ये हो सकता है, तब तक आप कोई भी रिसर्च कैसे करोगे। आपके दिमाग में कुछ तो होना चाहिए ना इसके लिए। सो द आइडिया दैट ऑल द इवेंट्स रिजल्ट फ्रॉम ए स्पेसिफिक कॉजल फैक्टर। आइडिया हमारे पास क्या है कि हर एक इवेंट जो होता है ना वो किसी ना किसी वजह से होता है, कोई ना कोई कॉजल फैक्टर तो उसका है। मान लो कि आजकल लोगों में सुसाइड रेट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। पहले के मुकाबले में सुसाइड रेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, डिप्रेशन के रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो उसका कुछ ना कुछ तो कॉज रहा होगा ना, तो वो कॉज जानने के लिए ही आप रिसर्च करेंगे। तो ये आपकी एक एजम्पशन है कि सुसाइड की कुछ ना कुछ तो वजह है। ऐसे ही लोग ट्रेंडिंग तो नहीं चल रहा है ना कि आज इसने सुसाइड कर लिया, एक ही मोहल्ले में आज इसने सुसाइड किया, कल मैं भी कर लेता हूँ। तो इट इज़ नॉट अ ट्रेंड। ओके, आई एम सो सॉरी, मेरी बातों से प्लीज़ कोई भी ऑफेंड ना हो। मैं किसी को ऑफेंड करने के लिए ये सारी चीज़ें नहीं बोल रही हूँ। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। ओके, नेक्स्ट आ जाता है साइकोलॉजिकल थ्योरीज। तो जो भी साइकोलॉजिकल थ्योरीज बनी हुई है ना, वहाँ से भी हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वहाँ से भी हम चीज़ों को समझ सकते हैं कि किस तरह से हमारा माइंड काम करा, किस तरह से हमारा ब्रेन बिहेवियर, किस तरह से हम लोग हमारी ये चीज़ें काम करती हैं। सो वहाँ से भी हमारे कंसेप्ट फॉर्म्स होते हैं। नेक्स्ट होता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मैंने आपको बताया था, हाइपोथेसिस एक स्टेटमेंट होती है, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है, टेंटेटिव
स्टेटमेंट। हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है अबाउट आवर बिलीव्स। तो हमारा जो बिलीफ होता है ना, बिलीफ सिस्टम ही हाइपोथेसिस हम कह सकते हैं कि हम बिलीव करते हैं इस चीज़ पे कि हो सकता है कि ये चीज़ें आपस में रिलेटेड हों। एंड सेकंड चीज़ क्या होती है कि ये टेस्टेबल होती है, इसे हम टेस्ट कर सकते हैं, या फिर मैं कहूँ कि ये मेजरेबल होती है, एक मेजरेबल टेंटेटिव स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे अगर हम हाइपोथेसिस की डेफिनेशन लें तो हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव एंड टेस्टेबल एक्सप्लेनेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर इवेंट्स और वेरिएबल्स। तो दो वेरिएबल्स या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में वो रिलेशनशिप को बताती है हाइपोथेसिस। ये एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है और ये मेजरेबल भी है, हम इसे मेजर कर सकते हैं एट द एंड ऑफ द स्टडी। तो हमारी जो पूरी की पूरी रिसर्च होती है ना, वो हाइपोथेसिस के आगे पीछे घूमती रहती है। वो इसलिए क्योंकि हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं और फिर उसे टेस्ट करते हैं कि क्या ये सही थी या ये गलत थी। अगर वो सही थी तो बहुत अच्छी बात है, अगर गलत थी तो और भी अच्छी बात है, राइट। सो हमें यही चेक करना होता है। अब मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स की बात की, तो वेरिएबल्स क्या होते हैं भाई? वेरिएबल के नाम से ही आपको पता चल रहा है। अगर मैं वेरिएबल को दो पार्ट्स में डिवाइड करूँ तो मैं यहाँ कहूँगी वेरिएबल। वेरी का मतलब होता है चेंज, एबल मीन्स जो चेंज हो सकता हो, चेंज होने के लायक है। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? कोई भी ऐसी चीज़ें जो चेंज हो सकती है, जिसे चेंज किया जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है, तो वो हमारे वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल इज एनी फैक्टर दैट चेंजेस और वेरीज इन साइज और क्वालिटी। साइज भी चेंज हो सकता है, इनका क्वालिटी भी चेंज हो सकती है, राइट। सो बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको जितना इजी हो सकता है उतना इजी समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट अगर बीच में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं कोशिश करूँगी कि और भी इजी तरीके से आपको बता सकूँ इस चीज़ को, क्योंकि मेरा यहाँ पे जो मेन फोकस है वो आपके डाउट्स को क्लियर करना है, राइट। पैराडिग्म क्या होता है? पैराडिग्म इज द मॉडल ऑफ फंक्शंस एंड इंटर रिलेशनशिप्स ऑफ अ प्रोसेस, लाइक इट इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग अबाउट द वर्ल्ड, हाउ टू स्टडी इट। तो पैराडिग्म क्या होता है कि ये एक तरह का वे ऑफ थिंकिंग ही है हमारी, कि हम किस तरह से हम सोचते हैं। हमें लगता है कि दो चीज़ों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो इस तरह की है। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है पहली बात तो हम वर्ल्ड के बारे में क्या सोचते हैं, किस तरीके से सोचते हैं, और हम किस तरीके से हम उसे स्टडी करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पैराडिग्म। ओके, तो इस पे हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि यहाँ हमारी मेन चीज़ें बस दो ही थी। एक तो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है हाइपोथेसिस पे, कि हाइपोथेसिस किस तरह से, क्या रोल है इसका हमारी स्टडी में। अब हाइपोथेसिस पे जब हम ध्यान दे रहे हैं तो वेरिएबल भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, क्योंकि हाइपोथेसिस बिना वेरिएबल के बनेगी नहीं, राइट। और कोई भी रिसर्च बिना वेरिएबल के हो नहीं सकती, तो वेरिएबल भी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना हाइपोथेसिस के हम टेस्ट कैसे करेंगे कोई चीज़ कि सही थी या गलत, राइट। हाइपोथेसिस होना ज़रूरी है। अब मैं ये नहीं कह रही कि हाइपोथेसिस होना 100% ज़रूरी है, क्योंकि कुछ रिसर्चेज ऐसी भी होती है जिसमें हाइपोथेसिस नहीं बनाई जाती है, ओके, तब भी वो रिसर्चेज होती हैं। तो यहाँ आप ये नहीं कह सकते कि मैम ने गलत पढ़ाया है, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, ओके। नेक्स्ट थिंग अब क्या